सभी उपस्थित सज्जनों का यथा योग्य अभिवादन। इस सत्र में हम लोग इन 3 मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है और उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, और इसको करते हुए पूरे जो यूएचवी की बात हुई, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हुई, उसका कोर कंटेंट क्या है और प्रोसेस क्या है, ये हम लोग उसका एक अनुमान लगाने में सफल होंगे। दूसरा, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल की जगह पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना है और पूरे सोसाइटी की जगह पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्या अपेक्षित है, उसका एक ओवरव्यू देख पाएंगे हम लोग। और तीसरा, पूरी जो परंपरा की बात अभी बार बार की गई कि एक मानवीय परंपरा बन सके, उसके लिए शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण काम होना है और कैसे शिक्षा उस महत्वपूर्ण सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इन 3 मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। प्रक्रिया के रूप में देखेंगे, प्रोसेस के रूप में देखेंगे, तो जो भी बात यहाँ पर कही जा रही है उसको एक प्रस्ताव के रूप में कहा जाएगा, जिसको हम अपने अधिकार पर जांच कर देख सकते हैं। और अपने अधिकार पे जांचने का जो तरीका है वो बहुत सरल है कि आप अपने से पूछ लें कि जो बात कही जा रही है वो हमको सहज स्वीकार है कि नहीं। इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और इज इट नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। उदाहरण के रूप में कहूँ तो अगर आपसे पूछा जाए कि परस्परता में हम जीते ही हैं मनुष्यों के साथ, इसमें सम्मान का भाव हमको सहज स्वीकार होता है या अपमान का भाव सहज स्वीकार होता है। सम्मान का भाव तो इतनी आसानी से जांच सकते हैं। तो सम्मान के भाव से जीना है ना, संबंध में सहज है, इसको हम सब जांच के देख सकते हैं। किसी भी विशेष परिस्थिति में हम एक दूसरे के प्रति अपमान का भाव रख रहे हों या व्यक्त कर रहे हों, लेकिन वो हमको सहज स्वीकार नहीं होता। तो संबंध में सम्मान का भाव सही है, अपमान का भाव सही नहीं है, इसको हर व्यक्ति अपने अधिकार पर जांच कर देख सकता है। तो जितनी भी बात हम लोग करेंगे वो इस विधि से अपने अधिकार पर जांच कर करेंगे, उसमें मानने की बात नहीं है। दूसरा, जो भी चर्चा होगी एक डायलॉग के रूप में होगी, एक संवाद के रूप में होगी। ये संवाद हमारे और आपके बीच शुरू होगा, लेकिन थोड़ी देर में ये संवाद आपका अपने में चलने लगेगा। और आपके अंदर जो संवाद चलेगा उसको अगर देखेंगे तो इन 2 चीज़ों के बीच में संवाद होगा, जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार होता है। ठीक, वॉट यू आर एंड वॉट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। अभी इन दोनों के बीच बहुत दूरी है। तो अभी जो उदाहरण हम लोगों ने लिया कि हम सम्मान के भाव से ही जीना चाहते हैं संबंध में, लेकिन बहुत समय हमारे में अपमान का भाव भी रहता है एक दूसरे के प्रति। बहुत समय हम एक दूसरे के साथ अपमान पूर्वक भी जीते हैं। तो ये जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है, इसके बीच बहुत दूरी दिखाई पड़ती है। और ये जो दूरी है वही हमारे अंदर का अंतर्विरोध का कारण है और वही हमारे दुख का कारण है। तो हम लोग जो भी चर्चा करने वाले हैं एक संवाद के रूप में शुरू करेंगे, हमारे और आपके बीच संवाद के रूप में, लेकिन बहुत जल्दी ये संवाद आपका अपने में चलना शुरू हो जाएगा। और इस पूरे सत्र का जो अपेक्षा है वो यही है कि ये संवाद आपका अपने में चलने लगे। तो कुछ बिंदुओं की बात आप तक रखनी है, इतना ही नहीं है। उन बिंदुओं पर बात रखते हुए मुख्य आशय यह है कि हमारे अंदर जो संवाद चल रहा है वो संवाद आपके अंदर चलने लगे, वो हम सब के अंदर चलने लगे, वो आपको दिखने लगेगा, है ना, कि कितनी सहजता से ये अपने अंदर का संवाद शुरू हो जाता है। और एक बार वो अपने अंदर का संवाद शुरू होता है तो हम देख पाते हैं इस बात को कि हमारे लिए क्या सहज स्वीकार है और क्या हम हैं। फिर इस बात पर ध्यान जाता है कि इन दोनों की दूरी को कैसे हम जो है ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। तो सही क्या है वो हमको पता चल जाता है
क्या हम हैं वो ध्यान में आ जाता है, जो सही है वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे इस पर हमारा ध्यान जाने लगता है। तो एक बहुत सहज प्रक्रिया से हम अपने में, है ना, सही को देखने का और उसकी तरफ गति करने का काम शुरू कर देते हैं। इस पर बहुत सारी बात अभी कही गई शुरू के सत्र में ही, कि सहज रूप से लोगों का ध्यान जाता है और उनको अपने में परिमार्जन की आवश्यकता दिखती है ना, अपने में जो प्यूरिफिकेशन की या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता दिखती है, और वो इस काम में लग जाते हैं बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के। तो उस संदर्भ में अब हम लोग थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हमारी जो है शिक्षा की जो बात हम सब लोग कर रहे हैं, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश की हम सब लोग के ऊपर है, उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? ये प्रश्न है। उसके संदर्भ में जो प्रस्ताव है वो ये है कि शिक्षा का जो मुख्य भूमिका है वो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना है। ठीक है, ये शिक्षा का लक्ष्य। हम में से हर एक बच्चा जो इस पूरी शिक्षा प्रक्रिया से गुजर रहा है ना, उसको मानवीय आचरण समझ में आ जाए, मानवीय आचरण से जीने की एक निष्ठा बन जाए और मानवीय आचरण से जीने की योग्यता भी विकसित हो जाए, ये अपेक्षा है। आप अपने में जांच कर देख सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि ये अपेक्षा शिक्षा से रखना ठीक है, नहीं है? शिक्षा से ये अपेक्षा रखना ठीक है, नहीं है? आपको अपने लिए क्या लगता है? तो इसको जांचते हैं। इसके लिए दो चार चीज़ें और हम लोग बीच में बात कर लेते हैं तो और ज़्यादा, है ना, स्पष्ट हो जाएगा अपने को। अभी अपने चारों तरफ देखें तो ये जो अभय की बात किए थे ना, अभी भय बहुत है हमारे अंदर। और किस बात का भय है अगर उसको देखेंगे तो 3 प्रकार के भय हैं। एक हिंसक पशुओं का भय, दूसरा प्राकृतिक आपदा का भय, और तीसरा मानव के अमानवीय आचरण का भय। ठीक, ये तीनों में से कौन सा भय सबसे ज़्यादा आज के दिन हमको परेशान करता है? ठीक है ना, तीसरा करता है, क्योंकि हमने पशुओं को तो काफ़ी मतलब अभी निपटा दिया है ना। अभी तो आप अगर जंगल से गुजरेंगे तो आपको वो दिखाई पड़ता है कि वन पशुओं की रक्षा करें, है ना, वन प्राणियों की, और उसमें शेर का ही चित्र बना होता है। ठीक, तो अभी तो उनको हमसे भय है। प्राकृतिक आपदा को भी बहुत नियंत्रित किया हम लोगों ने, है ना, लेकिन ये जो भय है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये भय बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। साक्षरता बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो साक्षरता भी बढ़ रही है, अमानवीय आचरण का भय भी बढ़ रहा है ना। ये दोनों को जोड़कर देखेंगे, है ना, तो अपने शिक्षा के बारे में कुछ अनुमान हमको लगता है ना? उसी अनुमान के बारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2013 में कि it has to be reformed immediately, क्योंकि it is unfortunate that today education instead of reforming the human behavior in our humble opinion appears to have failed to achieve its objective। ये उसका वर्डिक्ट है। और उसके फॉलोअप में यूजीसी ने इसका नोट लिया और ये रिस्पॉन्ड किया उसको, है ना। अच्छा जी, हिडन है, हाँ ठीक है। मतलब इसमें यूजीसी ने एक सर्कुलर इशू किया कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज़ की शिक्षा दी जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया इन फॉलो ऑफ दिस। उस पर क्या काम हुआ उसको अभी अपन खुला रखते हैं ना, आगे बात करेंगे। अब अगर निश्चित आचरण की बात करें, है ना, मानव के निश्चित आचरण की बात करें जिससे हर व्यक्ति को जीने की योग्यता विकसित करना हमको शिक्षा में, उसके संदर्भ में देखेंगे तो ये पता लगता है कि पेड़ों को अगर आप देखिए, पेड़ पौधों को, तो उनका आचरण कैसे निश्चित होता है? जैसा उसका बीज होता है वैसा आचरण
पशुओं को देखेंगे तो जैसा उनका वंश होता है वैसा आचरण होता है। गाय के वंश का एक निश्चित आचरण है, बकरी के वंश का एक निश्चित आचरण है। लेकिन मानव के संदर्भ में देखने जाएंगे तो जैसा शिक्षा संस्कार होता है वैसा आचरण होता है। ठीक है, मानवीय शिक्षा संस्कार देंगे तो मानवीय आचरण होगा, अमानवीय शिक्षा संस्कार देंगे तो अमानवीय आचरण होगा। तो अगर हम शिक्षा है ना दे रहे हैं और 20 साल की शिक्षा पाने के बाद बच्चे का आचरण अमानवीय हो जा रहा है, तो उससे हमको अपने शिक्षा संस्कार की पूरी प्रक्रिया के बारे है ना कुछ ध्यान जाता है, क्योंकि जैसा हम शिक्षा संस्कार देंगे वैसा उसका आचरण होगा। इसलिए ये सब को जोड़कर अगर देखेंगे तो जो पहला प्रश्न पूछा था हम लोगों ने और उसके बारे जो प्रस्ताव दिया था उसको और अच्छे से आप जांच सकते हैं कि शिक्षा संस्कार की जो भूमिका है वो मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना है। तो इसको जांचने का काम हम लोग जारी रख सकते हैं। अगर ऐसे शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है तो कौन इसको देगा? Who is expected to provide this education संस्कार? 3 लोग पहचान सकते हैं हम लोग। पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो मेजर काम उनका है, परिवार का, पेरेंट्स का। फिर टीचर्स और अल्टीमेटली पूरा समाज, क्योंकि पूरे समाज जो वातावरण उपलब्ध कराता है उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता ही रहता है ना, और इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये 3 मुख्य जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है कि नहीं है? ठीक, हम ऐसा शिक्षा संस्कार दे पा रहे हैं? अभी जो शिक्षा संस्कार दे रहे हैं उसमें ये सब हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा शिक्षा संस्कार हम देना चाहते हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? क्या क्या चीज़ों को हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, है ना? उस पर थोड़ा एक्सप्लोरेशन आगे हम लोग करना चाहते हैं। अभी अपने लिए देखें तो ये हम सब लोग जांच कर देख सकते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं। क्या लगता है, हम सुखी होना चाहते हैं? नहीं चाहते? चाहते हैं। क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? चाहते हैं। क्या हम सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो तीनों चीजें नहीं चाहता हो? बहुत सिंपल बात है ना, अपने से पूछेंगे तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है कि सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और इन दोनों की निरंतरता चाहते हैं। कभी कभी सुखी होना चाहते हैं ऐसा नहीं, निरंतर सुखी रहना चाहते हैं। तो ये जो है जो हम चाहते हैं, हम हैं क्या उसको अगर देखने जाएंगे तो क्या हम सुखी हैं? क्या हम समृद्ध हैं? क्या हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता है? इस पर हाँ कह सकते हैं, जैसा पहले लेफ्ट साइड के बारे कहा था। कम से कम तीसरे के लिए हाँ कह सकते हैं, बाकी ये तो वेरी करेक्ट। वही तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्यों है? कि जो हम चाहते हैं होना और जो हम हैं, इन दोनों के बीच गैप क्या है, और ये गैप बढ़ रहा है या घट रहा है? ठीक, इसको समझना जरूरी है। नमस्कार सर, I have realized that technology has played a major disruptive role in our lives today. 4.5 से 6 घंटे तक हम लोग व्यायाम करते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर, and it is available on every person's mobile phone. You have a screen time. 4.5 से 6 घंटे तक हम अपने स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से ये गैप्स आ रहे हैं, बिकॉज अगर हम उसका आकलन करें तो हमें ये समझ में आता है कि हम 4.5 से 6 घंटे के अंदर 80% टाइम अपना बर्बाद करते हैं ऐसी चीज़ों से जहाँ पे कि वी कम फ्रॉम नोवेयर, वी कम नाउ हियर एंड वी गो नोवेयर। सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड सर। ठीक बात है। देखिए क्या है, अगर हमको ये स्पष्टता हो कि हमने कोई डिवाइस बनाई, उसका सदुपयोग कैसे करेंगे,
तो हम सदुपयोग करेंगे। अगर हमको यही नहीं पता कि हम उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, है ना, तो वो डिवाइस हमको कई बार उपयोग करने लगती है या दुरुपयोग करने लगती है। तो यही बात कह रहे हैं हम लोग कि हमारा निश्चित आचरण से जीने का क्या स्वरूप होगा, ये अगर हमको स्पष्ट नहीं है तो कोई भी बाहर का प्रभाव हमको डिस्टर्ब कर सकता है, एंड टेक्नोलॉजी बीइंग वन ऑफ देम। क्योंकि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जिसके से बात करने के लिए हमको, है ना, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था, हम उससे अभी तुरंत बात कर सकते हैं। बट इसका सदुपयोग करने वाले को अगर ये क्षमता नहीं है और योग्यता नहीं है सदुपयोग करने की, तो ये इसको पूरी तरह से मिसलीड कर सकता है। तो क्राइसिस यही कि वैल्यूज़ के बिना जो है स्किल्स और वैल्यूज़ के बिना इतने बड़े गैजेट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। एंड इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट इट विल बी मिसयूज्ड और इट विल ओवर पावर अस। जो आपने कहा कि इसने ओवर पावर कर लिया अभी हमको, बट इसको सदुपयोग करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए शिक्षा संस्कार देना वो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ये गैप क्यों है, इसको जरा देखेंगे तो ये पता लगता है कि हम चाहते तो हैं सुखी होना, समृद्ध होना और उसकी निरंतरता, लेकिन जो प्रयास हम कर रहे हैं वो किस लिए चल रहा है? सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में है और उसको पूरा करने के अर्थ में है, या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है? Our effort is for understanding the true meaning of happiness and prosperity and ensuring that, or it is just for accumulation of physical facility? Physical facility. ठीक है ना? इसको ठीक से जांच लीजिए। अगर ये है तो हम समस्याग्रस्त होने वाले हैं। ठीक है ना? ये हम होने वाले हैं समस्याग्रस्त। इसको और इंटरेस्टिंग बात है कि क्या आपको ऐसा आपने मान तो नहीं लिया है कि सुख और सुविधा संग्रह हो जाएगा तो सुख और समृद्धि की निरंतरता हो जाएगी? और अगर आपने ऐसा नहीं मान लिया है तो सुविधा संग्रह के अलावा आप कर क्या रहे हैं? आपकी सारी शिक्षा, समाज का सारा विकास का अवधारणा सबको जोड़कर देखेंगे तो वो फिजिकल फैसिलिटी के लिए ही है या उससे अधिक कुछ है? आप सुख समृद्धि की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा संग्रह के अलावा क्या कर रहे हैं? तो जो बहुत भावुक होकर, है ना, आपने कहा था, है ना, पुनिया जी ने, कि वो बच्चा आकर ये पूछता है कि हमारा पैकेज कितना होगा। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम उसकी मानसिकता ये बना चुके हैं। ठीक है ना? इससे अधिक कुछ होता है उसके ध्यान में नहीं है। और बहुत जेन्युइन बात है जो पुनिया जी ने उठाया कि वो यही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि हम भी उसको कहीं ना कहीं यही टारगेट सेट कर दिए। ठीक, मतलब मैं आईआईटी का अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि देश का जो सबसे क्रीम है उसको हम वहाँ लाते हैं और उसके ऊपर इतना मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे समाज का, है ना, रिसोर्स। और हमको ध्यान है हमारे साथ हम 330 लोग थे आईआईटी कानपुर में, बीटेक किए थे, है ना, 15 लोग को छोड़कर सब चले गए थे, कभी लौट कर उन्होंने देखा नहीं। अब कैसी मानसिकता हमारे अंदर चलती है कि हम इतने अभी मानते ही बड़ा गरीब देश है और ऐसा ऐसा पिछड़ा हो गया है, उसके लिए हम इतना भी नहीं सोच पाते कि कम से कम हम देश छोड़कर तो ना जाएं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें से ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉय हुए हैं वो ऐसी कंपनीज में हुए हैं जो हमारा ही एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो ये हम अपने में देख लें कि हमारे मानस में इससे अधिक कुछ है क्या? तो अगर इस पर जांच परख करेंगे तो ये पता लगता है कि सुविधा आवश्यक तो है, सुविधा की जरूरत है कि नहीं।
और सुविधा की जरूरत पशु को भी है, आदमी को भी है। तो फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी। सर मैं ऐसा भी समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी कुछ यहाँ पे हमें करना है, बिकॉज हिंदुस्तान में हमने सर्विसेज तो अनेक बनाई, प्रोडक्ट का निर्माण हम नहीं कर सकते। वही ये देखिए क्या हुआ है ना, हम खुद योग्य नहीं हैं अपने को समझने के, पूरे सृष्टि को समझने के, इस सृष्टि में है ना हमारी क्या भागीदारी है इसको समझने के। इसलिए हम कुछ भी बना लेते हैं और फिर उसमें बंध जाते हैं। मजे की बात है, वो हम बोलते हैं ना भस्मासुर, है ना, ये भस्मासुर हम बनाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अगर हमको समझदारी हो तो हम इनको बनाएंगे, इनका सदुपयोग करेंगे। नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं, हम बनाएंगे, सदुपयोग करेंगे। क्राइसिस वो आईपीआर की नहीं है, क्राइसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, मोबाइल की क्राइसिस हमारी है। हम अपने में योग्यता नहीं विकसित करते तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमको ही भस्म करता रहता है, ठीक है ना। तो ये सब हमने ही बनाया ना, आईपीआर हमने बनाया, सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ना, मोबाइल हमने बनाया, इसलिए कि हम उसका सदुपयोग कर सके। वो योग्यता हम विकसित नहीं करते तो वो हमारा दुरुपयोग करने लगती है। तो पशु को भी जरूरत है और आदमी को भी जरूरत है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों के बीच में अंतर अगर देखेंगे तो पशु को जब सुविधा का अभाव होता है तो वो परेशान होता है, सुविधा मिल जाए तो आराम में आ जाता है। जैसे पेट भर भोजन मिल जाए, घास मिल जाए, तो गाय जो है बहुत आराम से बैठती है, जुगाली करती है, ठीक है ना। हमारे साथ क्या होता है, अगर हमको सुविधा का अभाव हो तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। सुविधा मिल जाए तो क्या होता है, उसके बारे में भूल ही जाते हैं और 100 चीजें सोचने लगते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अगर आपको पेट भर भोजन नहीं मिलता है तो आप बहुत परेशान होंगे। आपको पेट भर भोजन मिलने लगे आप भूल जाते हैं उसके बाद। इस बात को कितनी बार आप अप्रिशिएट करते हैं कि हमको पेट भर भोजन मिल रहा है, ठीक। कपड़े का भी वैसा ही है कि कपड़े का अगर आप देखेंगे कि आपको कपड़े का अभाव होगा तो आप बहुत परेशान होंगे। आपके पास कपड़ा हो जाए तो आप उसके बारे में भूल जाएंगे। तो आप अपने में देखिए तो कितने लोगों को पता है यहाँ बैठे हुए कि उनके पास कितनी जोड़ी कपड़े हैं। कम ज़्यादा को छोड़ दीजिए, आपको पता है आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। अभी तक जितने शिविर में मैंने पूछा, मुश्किल से 10% लोग बता पाते हैं कि हमको पता है। नहीं होता है कपड़ा तो बहुत दुखी होते हैं हम, हो जाता है उसके बारे में भूल जाते हैं, ठीक है। और कितना जरूरत है वो हमने तय नहीं किया अभी तक, इसलिए हम और इकट्ठा करते रहते हैं। अभी सबके पास शॉपिंग लिस्ट रहता ही है कि और करना भी। We have a problem when we don't have clarity about our needs. तो ये आदमी के साथ समस्या। आदमी को तय करना पड़ता है कि हमारी कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से कितनी आवश्यकता है। ये अगर नहीं करेंगे तो पशु के साथ तो ये है कि उसका काम हो जाता है, एक बार सुविधा मिल गई वो आराम में आ जाता है। हमको कितनी भी सुविधा मिलती है हम आराम में नहीं आते, क्योंकि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचाने नहीं। तो उस पर थोड़ी और आगे बात करें। तो आदमी के लिए सुविधा जरूरी है, ये तय हो गया। बट इसका मतलब है कि कुछ और भी जरूरी है। सिर्फ सुविधा से हमारा काम नहीं चलेगा, कितना भी इकट्ठा हो जाए। वो और अधिक क्या जरूरी है वो तय होना आवश्यक है, ठीक। ये शिक्षा संस्कार का काम है। उसको देखने जाएं तो ये एक प्रश्न है कि आपके परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है? क्या लगता है? ठीक है, इसको हम सब लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग जहाँ बैठे हैं उनको सुविधा का उस तरह का अभाव नहीं है, लेकिन संबंध का निर्वाह नहीं होने के कारण दुख तो चलता ही रहता है परिवार में। दूसरा प्रश्न ये कि आप सुविधा जुटाने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं और संबंध का निर्वाह के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं।
क्या परसेंटेज होगा? 90-10 है ना, ऐसा रफली होगा। 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है। बट मेजर इम्फेसिस सुविधा जुटाने में है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर देखें संबंध के ध्यान देखें तो, जबकि प्रॉब्लम ज़्यादा संबंध के कारण है। अब ये दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो ये निकलता है कि दुख संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज़्यादा है, परंतु समय व प्रयास सुविधा के लिए ज़्यादा लगाया जा रहा है। अब ये एक फैलेसी है जिसके साथ हम सब लोग चल रहे हैं, ठीक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हम लोग कहना चाह रहे हैं वो इससे बहुत थोड़ा है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी के लिए सुविधा भी जरूरी है और संबंध भी जरूरी है। इतनी बात को अपन देख सकते हैं कि नहीं? मानव के लिए सुविधा भी जरूरी है और संबंध भी जरूरी है, इतने को अपन देख सकते हैं अपने लिए। क्या लगता है, देख सकते हैं? नहीं देख सकते? कि सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है। अगर ये देख पाए तो मनुष्य और पशु के बीच में अंतर क्या है वो हमको समझ में आता है। क्या अंतर है? पशु का काम सिर्फ सुविधा से चल जाता है, हमारा काम सिर्फ सुविधा से नहीं चलता है। तो ये अंतर समझ में आना जरूरी है कि पशु और मानव के बीच में बहुत अनुकूल, मतलब एकरूपता भी है, बट कुछ अंतर भी है। और एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पशु के लिए सुविधा से काम चल जाता है। पेट भर भोजन मिल जाए, गाय आराम से बैठ के जुगाली करती है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। आपको मिल जाए, आप आराम से बैठ नहीं पाते, ठीक, आप ज़्यादा ही रेस्टलेस हो जाते हैं। किस लिए रेस्टलेस हो जाते हैं उसको हम लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध पूर्वक जीने के लिए रेस्टलेस हो जाते हैं, है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखने लगता है। इसी तरह से समझ के लिए रेस्टलेस हो जाते हैं, है ना, कि सही समझें, चीज़ों को हम देख पाएँ ठीक ठीक, उनके साथ हमारे क्या रिलेशन है उसको देख पाएँ, क्या भागीदारी है उसको तय कर पाएँ, वो सब पर बात करते हैं। तो ये कहा कि मानव का काम सिर्फ सुविधा से नहीं चलेगा, पशु का चल सकता है। हमको सुविधा भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है जो हमको ध्यान में आना चाहिए। दूसरा ये कि एक बार संबंध पर ध्यान चला जाए और ये देखें कि भाई हम संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि मानते तो हैं, लेकिन संबंध पूर्वक जीने जाते हैं तो जी नहीं पाते, ठीक है। जब जीने जाते हैं तो ये सब होता है। वी डू गेट इनटू आर्गुमेंट्स, अपोजिशंस एंड फाइट्स, इवन इन द फैमिली, विथ क्लोज फ्रेंड्स, विथ कलीग्स एट वर्क, इन द मार्केट प्लेस। ये सब जगह हम झगड़ा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बावजूद भी, क्योंकि हम इसके बावजूद कि हम चाहते हैं संबंध पूर्वक जीना, ठीक। एवरी टाइम वी हैव ए फाइट, वी वांट टू रिजॉल्व इट, वी से सॉरी एंड ऑल दैट, पैच अप एंड प्रॉमिस नॉट टू फाइट इन फ्यूचर, बट व्हाट हैपेंस यू नो, राइट, ठीक। इसके कारण को देखेंगे तो ये पता लगता है कि इवन दो वी डोंट वांट टू, a fight does take place once again, right? और इसमें होता क्या है कि जब ये झगड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि ये दूसरा गड़बड़ किया इसलिए झगड़ा हो गया, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, वो इम्प्रूव करे। उसको क्या लगता है, आपके कारण झगड़ा हुआ, वो चाहता है कि आप इम्प्रूव करें, ठीक। हम दोनों के लिए चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए कि वो इम्प्रूव कर जाए, हम इम्प्रूव करना है हमको, ये निष्कर्ष पर हम पहुँचते नहीं, इसलिए कोई इम्प्रूव नहीं होता है। और शिकायतों का पूरा लिस्ट है ना। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, मैंने देखा कि 50% से अधिक ऊर्जा, है ना, सारे प्रोफेसर्स की, वो आपस में झगड़ा करने में ही निकल जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करने में, एक दूसरे के लेग पुलिंग करने में, है ना। वो क्यों हो रहा है, जबकि ये सब प्रोफेसर हैं, है ना, ज़्यादातर IIT के पढ़े हुए हैं। क्योंकि हम दूसरे को चाहते हैं इम्प्रूव होना, हमको अपने पर तो कुछ काम करना नहीं है, और काम करना क्या है वो भी नहीं पता है। तो इस जगह पर हम आ गए हैं। ऐसा हो ही रहा है, ये तो
पूछने की जरूरत नहीं है। और ये सब जगह हो रहा है। मैं तो कॉलेज का उदाहरण बताया, ऑफिस में भी ऐसा ही होता है ना। ज़्यादातर ऑफिस में हम एक दूसरे को है ना डिफीट करने में, एक दूसरे को लेग पुलिंग करने में बहुत सारा ऊर्जा लगाते हैं, और ऐसा करते हुए हम खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते रहते हैं, पूरा माहौल ही बिगाड़ के रखते हैं ऐसा। इज दिस हैपनिंग एन इंसिडेंस ऑफ रिएक्शन, नॉट स्पीकिंग टू द अदर, आर्गूमेंट्स, डिबेट्स, डाइवोर्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सब आपको पता ही है ना। ये सब अभी तो ऐसा हो गया है बड़े शहरों में कि शादी होने के साल भर के अंदर ही बहुत सारे डाइवोर्स हो जाते हैं। पिछले साल एक हमारे मित्र की शादी हुई थी यहाँ पर, मित्र के बेटे की, और इस साल जब मैं आया तो मैं सोचा उनको बधाई दे दूँ। तो मैं जिनके साथ जा रहा था उनसे मैंने कहा कि भाई उनके यहाँ जाना है ना, उनको बधाई देने। पिछले साल मैं आ नहीं पाया था। कह रहे ऐसा बिल्कुल मत करिए, है ना, उनका डाइवोर्स फाइल हो गया है। और ये बहुत अनकॉमन नहीं है दिल्ली में, आप लोग को पता ही है। एक्सप्लोर योर क्लोज रिलेशनशिप्स, देखिए इन द फैमिली, फ्रेंड्स, इन द वर्कशॉप लाइफ, इन द सोसाइटी, इन सब जगह आप देखेंगे तो आपको पर्याप्त उसका अनुमान लग जाएगा। इन स्पाइट ऑफ आवर एक्सेप्टेंस फॉर रिलेशनशिप, व्हाई इज इट हैपनिंग, ये प्रश्न है। इसको अगर देखने जाएंगे, उसका उत्तर ढूंढने जाएंगे तो ये पता लगता है कि फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप इट इज नेसेसरी टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, हम संबंध पूर्वक जीना तो चाहते हैं, लेकिन संबंध क्या है ये हमको समझ में नहीं आया होता है। संबंध में एक दूसरे के साथ भावों की अपेक्षा क्या है वो स्पष्ट नहीं रहता है। उन भावों के साथ हम कैसे निर्वाह कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, और कैसे उभय तृप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं, ये स्पष्ट नहीं रहता है। इतनी सारी चीज़ें स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंध है क्या, है ना, एक बात, संबंध में क्या अपेक्षित भाव हैं, दूसरी बात, जैसे मैंने सम्मान के भाव की बात की, विश्वास के भाव की बात, ये सब एक दूसरे से हमारी अपेक्षा है संबंध में, और वही भाव हमारे लिए सहज हैं। और फिर इन भावों के साथ हम परस्परता में कैसे जी सकते हैं, कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि हमको भी तृप्ति हो, जिसके साथ हम जी रहे हैं उसको भी तृप्ति हो। वो समझ की ज़रूरत है। वो समझ हमारे में नहीं रहती है, वो समझ माँ बाप में नहीं रहती है तो बच्चे को नहीं दे पाते, वो समझ टीचर्स में नहीं रहती है तो स्टूडेंट्स को नहीं दे पाते, वो समझ सोसाइटी में अगर इन जनरल नहीं उपलब्ध है तो हम बच्चे को नहीं दे पाते, है ना। अगर आज से 30-40 साल पहले का देखेंगे तो समाज में था, या पेरेंट्स के साथ था, या टीचर्स के साथ था, तो कुछ डिग्री तक हम कर पाते थे। अभी धीरे धीरे ये सुविधा ही सब कुछ है, ये निष्कर्ष पर जब हम पहुंच गए तो 2-3 जनरेशन में हमने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब ये तीनों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं है, ऐसा लगता है। टीचर्स के पास भी नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है, पूरे समाज के पास भी नहीं है, इसलिए क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कह रहे हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। ये तीसरा कंपोनेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी है। सही समझ ज़रूरी है। हमारा जीने का जितना भी फैलाव है, सब जगह हम सही समझ सकें तो उसमें हमको कैसे जीना है वो हम ठीक से पहचान पाएंगे, है ना, और धीरे धीरे वैसा जीने की योग्यता विकसित कर पाएंगे। वैसा करते हम भी आराम में रहेंगे, दूसरों को भी आराम देंगे, हम खुद सुखी समृद्ध रहेंगे, दूसरों को सुखी समृद्ध करने का, है ना, प्रयास करेंगे। तो ये 3 चीज़ें जरूरी हैं। सुविधा जरूरी है, संबंध जरूरी है, समझ जरूरी है। अब आप अपने से पूछ सकते हैं कि आपके लिए ये तीनों जरूरी है या इसमें से कुछ अननेसेसरी है। क्या लगता है? ये तीनों जरूरी है या इसमें से कुछ अननेसेसरी है? तीनों जरूरी है। बढ़िया। अगर तीनों जरूरी है तो हम तीनों के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सुविधा पर ही ज़्यादा फोकस है? ठीक है। अगर ये तीनों की जरूरत है तो इसके बीच में प्रायोरिटी क्या होगी? तीनों जरूरी है, ये तो बात ध्यान में आ गया। ये तीनों के बीच में फिर प्रायोरिटी क्या होगी? तो पहली प्रायोरिटी है समझ, क्योंकि समझ के बिना ये दोनों ही काम नहीं होता।
दूसरी प्रायोरिटी रिलेशनशिप, तीसरी प्रायोरिटी सुविधा, है ना। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, सामान्य रूप से अपने से पूछिए तो पता लग जाता है कि यह प्रायोरिटी है। हम क्या कर रहे हैं? पहली प्रायोरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे या बहुत थोड़ा कर रहे हैं, ऐसा कहूँगा मैं। दूसरे प्रायोरिटी पे भी ध्यान कम है ना। तीसरी प्रायोरिटी पर ही ज़्यादा फोकस है। ये अभी ध्यान में आ रहा है कि क्या मतलब कहाँ प्रॉब्लम हो गई है। अगर इस पर काम नहीं हो रहा है, इस पर काम नहीं हो रहा है, इसी पर फोकस है, तो ये मोबाइल हमको कंट्रोल कर सकता है। जो इसके संदर्भ में रूल रेगुलेशंस बनाए थे वो है हमको कंट्रोल करने लगता है। वो इसके कारण नहीं है, इन दोनों के अभाव के कारण है। ठीक, ये ठीक लग रही बात कि तीनों जरूरी है हमारे लिए। सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है और समझ भी जरूरी है। और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी देखेंगे तो पहले समझ महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर संबंध महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर सुविधा महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण तो तीनों ही है। ठीक, इसके साथ आप शिक्षा संस्कार को देखेंगे तो अपने को समझ में आता है कि ये जो मनुष्य के बच्चे को हम 20 साल की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत टाइम है अपने पास लीजरली इसको इंश्योर करने का, इसको इंश्योर करने का, इसको इंश्योर करने का। सफिशिएंट टाइम है ना। अभी बहुत से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को 12th तक का तो शिक्षा दे ही रहा है, तो 12, 5, 17 साल तो लगा ही रहा है। अगर हमको ये क्लियर हो कि ये तीनों के लिए शिक्षा देनी है तो 17 ईयर्स इज गुड एनफ। बट हम क्या किए हैं, शिक्षा का फोकस इतने पर ला दिए, ठीक है ना। इसलिए हम शिक्षा सही दे नहीं पाते, उसका जो निष्कर्ष निकलना वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, इसके साथ देखेंगे तो ये पता लगता है कि अगर हमारे में सही समझ हो, है ना, तो हम परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जी सकते हैं। ऐसा जीते हुए हम खुद सुखी रह सकते हैं, दूसरों को सुखी कर सकते हैं। अगर हमको सम्मान का भाव समझ में आ जाए कि संबंध में यही भाव सहज है, ठीक है ना, तो हम अपने में सम्मान के भाव को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता, ठीक है ना। अगर हमारे में सम्मान का भाव है तो हम सभी के साथ सम्मान पूर्वक प्रस्तुत हो सकते हैं, उसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। अपमान पूर्वक प्रस्तुत होने जाएंगे तो झगड़ा है। अगर मैं आपके साथ आपके हर एक के प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ और मैं आपके साथ सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, अब क्या झगड़ा हो सकता है इसमें? ठीक, अगर अपमान का भाव रखता हूँ और व्यक्त करने जाऊंगा तो आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तो झगड़ा है। तो अगर सही समझ हो, है ना, संबंध को हम ठीक ठीक समझते हैं, संबंध का भाव हमारे में, है ना, को ठीक समझते हैं, वो भाव हमारे में हम सुनिश्चित कर लिए हैं, तो हम हर एक के साथ सम्मान पूर्वक जी सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। कोई भी अपरिचित आदमी भी आएगा तो मैं उसके साथ सम्मान पूर्वक अगर प्रस्तुत होता हूँ तो उसको स्वीकारेगा ही, इसमें क्या झगड़ा है। तो हम खुद सुखी हो रह सकते हैं और हम दूसरे को सुखी कर सकते हैं। ठीक, ये संभावना है। इसी तरह से अगर सही समझ है तो हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानते हैं, ठीक है ना। उससे अधिक उत्पादन करके, उससे अधिक सुनिश्चित करके हम खुद समृद्ध होते हैं और दूसरों को समृद्ध करने की सोचते हैं कि नहीं। तो अगर हमको सही समझ हो और हमको दिखता है कि भाई कपड़े की क्या जरूरत है, तो शरीर को जो है संरक्षित रखने के लिए, है ना, सुरक्षित रखने के लिए कपड़े की जरूरत है। उसके हिसाब से आप कपड़े की आवश्यकता पहचानने जाएंगे तो आप पहचान सकते हैं। अलग अलग सीजन के हिसाब से भी जोड़ें और हर सीजन में 4 जोड़ी कपड़े चाहिए तो भी भारत में 3 सीजन होते हैं, है ना। 12 जोड़ी कपड़े से आपका काम चल सकता है आराम से। अभी आपके पास उससे कम है कि ज़्यादा है? ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए कि 12 जोड़ी कपड़ा पर्याप्त है ना,
तो हमको तुरंत अपने में समृद्धि का भाव आता है। तो इस तरह के वर्कशॉप का एक बड़ा फायदा ये है कि आप बैठे बैठे ही समृद्ध हो जाते हैं बिना कुछ इकट्ठा किए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना इकट्ठा किए हुए हैं। आवश्यकता पहचान में आ गई तो तुरंत दिखने लगता है कि आवश्यकता से अधिक है कि नहीं। और अगर आप समृद्धि महसूस कर रहे हैं तो आप दूसरे का पोषण करने की सोचेंगे कि शोषण करने की सोचेंगे? क्या सोचेंगे? पोषण करने की सोचेंगे। अगर आप अपने में दरिद्रता महसूस कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे? शोषण करने की सोचेंगे। तो अगर जिनके पास लाख करोड़ के हिसाब से रिसोर्सेस हैं वो भी दूसरों का शोषण करने की सोच रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाले? वो समृद्धि महसूस कर रहे हैं या दरिद्रता महसूस कर रहे हैं? ठीक। अच्छा, आवश्यकता पहचान में नहीं आई तो कितना भी इकट्ठा हो जाए वो दरिद्रता ही लगती है और वो शोषण करता ही रहता है। और आवश्यकता नहीं पहचान में आई है तो आप पूरे समय सुविधा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो वो जो कहा ना, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, वही हमारा टारगेट हो गया है। तो ये अगर देखेंगे कि सही समझ हो तो हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान सकते हैं, उससे अधिक सुनिश्चित करके हम खुद समृद्ध हो सकते हैं, दूसरों को समृद्धि करने की सोच सकते हैं या कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो कर सकते हैं, कम से कम सोच तो सकते ही हैं, शोषण के तो नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर ये प्रायोरिटी नहीं है, सही समझ और संबंध पर ध्यान नहीं गया है और सिर्फ सुविधा ही सब कुछ है ऐसा हमने मान लिया है, तो फिर क्या होगा? इसका आता पता नहीं, इसका आता पता नहीं, सिर्फ इसी पे काम चल रहा है, एंड दिस इज द ओनली प्रायोरिटी। इसके साथ जीने जाएंगे तो क्या होगा? सही समझ नहीं है, संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं, हम खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। ये उदाहरण आपको चारों तरफ मिल जाएगा, है ना, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, सब जगह, है ना। फिर सही समझ नहीं है तो सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचाने। अब आवश्यकता पहचान में नहीं आई है तो कितनी भी इकट्ठा हो जाए, आप में समृद्धि का भाव आएगा कि दरिद्रता का भाव बना रहेगा? दरिद्रता का भाव बना रहेगा, वो दिखता ही है सब जगह। ठीक, अगर दरिद्रता का भाव बना है तो आप दूसरे का शोषण करने की सोचेंगे कि पोषण करने की सोचेंगे? वो भी सब जगह दिखता है, उसके लिए कोई उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है? हम खुद दुखी हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, हम खुद दरिद्र हैं, दूसरों को दरिद्र बना रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ नाम दे देते हैं कि अगर ये तीनों हम सुनिश्चित कर रहे हैं, सही समझ के साथ संबंध पूर्वक जीना, तो हम सुखी रहते हैं, दूसरों को सुखी करते हैं। सही समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता को पहचाना, उससे अधिक सुनिश्चित करके खुद समृद्ध रहना, दूसरों को समृद्ध करना। ठीक, तो हम सुखी समृद्ध रहते हुए दूसरे को सुखी समृद्ध करने की बात करते हैं, और इसलिए सुख समृद्धि की निरंतरता हो सकती है ना। और वही मानव का लक्ष्य है जो पहले हम लोगों ने पहचाना कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उसकी निरंतरता चाहते हैं, है ना। वो मानव लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहा कि ऐसा अगर हम जी रहे हैं तो मानवीय चेतना से जी रहे हैं, ह्यूमन कॉन्शसनेस के साथ जी रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। मानव के रूप में जो हमारी आवश्यकता है सुखी समृद्ध रहने की और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस चेतना के साथ जी रहे हैं। क्या चेतना है? सही हमको समझ में आता है, संबंध का भाव हमारे में बना हुआ है, सुविधा की आवश्यकता को हमने पहचान लिया है ना, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता विकसित कर रहे हैं, सुविधा के उत्पादन की योग्यता भी विकसित कर रहे हैं। ऐसा अगर हम जी रहे हैं तो हम मानव चेतना में जी रहे हैं। इसकी जगह अगर ऐसा जी रहे हैं, ठीक है ना, तो ना तो सुखी है, ना समृद्ध है, ना दूसरे को सुखी समृद्ध बनाने की सोच रहे हैं, ठीक, तो निरंतरता की तो बात ही नहीं है। ऐसा अगर जी रहे हैं तो जीव चेतना में जी रहे हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। गड़बड़ी क्या हो गई है? जो पशु के लिए आवश्यक था उसको हमने अपने लिए आवश्यक मान लिया, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारे लिए जो उससे अधिक कुछ आवश्यक था उसका हमारे पर ध्यान नहीं गया, और हमको लगा कि जैसे सुविधा से पशु का काम चल जा सकता है वैसे हमारा काम भी चल सकता है।
ऐसा जीने को जीव चेतना में जीना कहा, एनिमल कॉन्शियसनेस में जीना कहा, पशु चेतना में जीना कहा। ऐसा कहना ठीक है कि नहीं? आप कुछ और अच्छा नाम ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं ना। इसको अमानवीय चेतना कहना चाहे तो अमानवीय चेतना कह सकते हैं, इनह्यूमन कॉन्शियसनेस कहना चाहे तो कह सकते हैं। बट जीव चेतना कहने से ये ध्यान में आ जाता है कि जो जीव के लिए, पशु के लिए पर्याप्त है, उसी को हमने अपने लिए भी पर्याप्त मान लिया है। ये बेसिक क्राइसिस है। इतने के साथ अगर देखेंगे अब सबको मिलाकर, है ना, तो ये दिखता है कि पूरे समाज में देखें तो ये दो तरह के लोग दिखते हैं हमको भी। क्या दिखता है? एक तो सुविधा विहीन दुखी दरिद्र दिखते हैं और दूसरा सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र दिखते हैं। ठीक है, आप कहाँ हैं उसको आप तय कर सकते हैं। ठीक है ना? आप सुविधा विहीन दुखी दरिद्र हैं कि सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र हैं, उसको आप तय कर सकते हैं। बट मेजर कैटेगरी यही है। जबकि हम होना क्या चाहते हैं? सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध होना चाहते हैं। ठीक है ना? ऐसे चाहते हैं ना? 3 नंबर में होना चाहते हैं कि 1 और 2 में होना चाहते हैं? तो अभी कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं? ठीक है, तो 1 में या 2 में ज़्यादातर समय हम रहते हैं, 3 में होना चाहते हैं। इसलिए मुख्य काम क्या है कि 1 में है तो भी 3 में चले जाएं, 2 में है तो भी 3 में चले जाएं। लेकिन अभी का पूरा सिविलाइजेशन को देखेंगे तो 1 से 2 में ले जाने का काम करती है। एक सुविधा विहीन दुखी दरिद्र को सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र तक पहुंचाने का काम करती है, और उसके कारण सारी क्राइसिस तो हमको दिख ही रही है। सुविधा के संदर्भ में कुछ जानकारियां, उसमें मैं बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करता हूँ। रिसोर्सेस को अगर देखेंगे तो रिसोर्सेस ऑलरेडी पर्याप्त हैं। ये 2011 का FAO का रिपोर्ट है जो कहता है कि हम जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 4.2 बिलियन टन कर रहे हैं, और 700 करोड़ लोगों का अगर रिक्वायरमेंट देखेंगे और पर पर्सन पर, है ना, 1 क्विंटल पर ईयर का कंजम्पशन अगर मानेंगे तो 0.7 बिलियन टन की जरूरत है, और हम 4.2 बिलियन टन ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग 6 times मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से 8.89 बिलियन टन जो है वो वेस्टेज चला जाता है। इतना ह्यूज मात्रा में वो वेस्टेज को ही आप मैनेज कर ले तो उससे 890 करोड़ लोग खा पी सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत हो रहा है, प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है ना। अगर उसको आप ठीक से देखेंगे तो ये पता लगेगा कि सदुपयोग की प्रॉब्लम है, और सदुपयोग की प्रॉब्लम को अगर देखेंगे तो ये पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को देखेंगे तो पता लगता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। ठीक, और रिलेशनशिप को अगर देखेंगे तो शिक्षा जो है सही समझ के प्रॉब्लम है, और ये सबको मिलाकर देखेंगे तो सही शिक्षा संस्कार की प्रॉब्लम। सही शिक्षा संस्कार नहीं है, इसलिए समझ नहीं है, इसलिए संबंध का भाव नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, इसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 6 गुना पैदा करने के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, कभी आप पढ़ेंगे तो, हमने हाउ द अदर हाफ डाइज बोलकर उन्होंने लिखा है कि जब तक आप इस किताब को पढ़ेंगे, ऐसा मानते हैं कि आपको 6 घंटा लगेंगे पढ़ने में, तब तक 400 लोग भूख या भूख के कारण होने वाली बीमारी से मर चुके होंगे। और ये इसलिए नहीं है कि उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए है कि एक हाफ है ना दूसरे हाफ के साथ संबंध को नहीं पहचानता है, तो इतना खा लेता है कि दूसरे को खाने को नहीं मिलता है। वो सब डिटेल पर आप लोग जा सकते हैं। तो मुख्य बात हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? ये जो हम एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, वहाँ से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या लगता है आपको? ये ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है कि नहीं लगती है? लगती है? और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य जिम्मेदारी किसका होगा? तो सही अर्थ में प्रोग्रेस को देखेंगे, है ना,
डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि यहाँ से हम यहाँ जा सकें। और अगर ये डेवलपमेंट करना है ना, तो मुख्य एजेंसी क्या होगी, कौन किसकी जिम्मेदारी मानेंगे पूरे समाज में देखें तो? ये जो बात पहले कहा था हम लोगों ने, है ना, कि शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी क्या है, तो निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना। निश्चित मानवीय आचरण से जीने का मतलब ये हुआ, ऐसा जीते हुए हम खुद सुखी रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं, दूसरों को सुखी समृद्ध करने का सोच सकते हैं, ऐसा जीने को मानवीय आचरण के साथ जीना कहा है। और इस काम को सुनिश्चित करना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सुनिश्चित करने का मेजर जिम्मेदारी देखेंगे तो शिक्षा संस्कार का है। वो शिक्षा संस्कार घर में दें, स्कूल कॉलेज में दें, पूरे समाज में दें, है ना, बट जिम्मेदारी तो शिक्षा संस्कार की है। और इसलिए देखेंगे तो सबसे जो पायस काम है ना, सबसे जिम्मेदारी का जो काम है वो शिक्षा संस्कार का है, क्योंकि आदमी का आचरण तो शिक्षा संस्कार से ही तय होता है। ये हमको ध्यान में आ जाए और एक शिक्षक को ध्यान में आ जाए तो जो बात सरस्वती जी ने कही थी और पुनिया जी ने कही थी कि वो शिक्षक को ये जिम्मेदारी अपनी दिखने लगती है ना, कि इतना बड़ा काम है मेरे पास, है ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं एक बच्चे को अमानवीय आचरण से जीने के लिए भी तैयार कर सकता हूँ और मानवीय आचरण से जीने को भी तैयार कर सकता हूँ, है ना। ये जिम्मेदारी टीचर को दिखने लगे तो टीचर उस जिम्मेदारी से सोचना शुरू करेगा। और आज भी अवसर बहुत है टीचर के पास करने के लिए, है ना, पर्याप्त समय है, पर्याप्त संपर्क है बच्चे के साथ, संबंध है बच्चे के साथ। अच्छा तो ये होगा कि हम तीनों को, है ना, अनुकूलता प्रदान करें, शिक्षक को भी, है ना, पेरेंट्स को भी और पूरे समाज को भी, कि वो सब मिलकर इस काम को कर सकें। बट शुरुआत करने की दृष्टि से देखेंगे तो अगर शिक्षक को ये ध्यान में आ जाए तो उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, जहाँ भी है वहाँ रहते हुए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। The role of education sanskar is to enable this transformation by way of ensuring the development of the competence to live with human consciousness and definite human conduct. ये शिक्षा का मुख्य जिम्मेदारी है, शिक्षा मुख्य, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जिम्मेदारी शिक्षा को स्वीकारना बनता है। उसके दृष्टि से जब देखेंगे तो अब ये डिटेल थोड़ी बात हो सकती है। फॉर दिस इट हैज़ टू एंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चाइल्ड, नंबर 1 जो प्रायोरिटी है। द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग, जो सेकंड प्रायोरिटी की बात की हम लोगों ने। और तीसरा भी देखेंगे तो सुविधा के संदर्भ में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, अभी हम वो भी नहीं करते, सुविधा के संदर्भ में भी सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम नहीं करते। द स्किल्स एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है, जो सुविधा हमको ज़रूरत है उससे अधिक उत्पादन करने के लिए। और इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का भाव हमारे में आ जाए। तो ये तीसरी प्रायोरिटी की चीज़ है सुविधा, उसके संदर्भ में भी ये सब चीज़ें हमको ध्यान में आनी है कि हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान सकें, उससे अधिक हम, है ना, शेष प्रकृति के साथ सस्टेनेबल तरीके से उत्पादन कर सकें। उसको करने में हमारे श्रम की मानसिकता भी बनी रहे और इन सब के योगफल में हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके खुद समृद्ध रह सकें और दूसरे को समृद्ध करने की सोच सकें। इतना काम हमको शिक्षा में सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके साथ देखेंगे तो ये दिखता है रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना हमको शिक्षा में करना है। प्रेजेंट स्टेट क्या है उसको अगर देखेंगे एज ए कंपैरिजन, तो ये पहला वाला मिसिंग लगता है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चाइल्ड। ये दूसरा वाला भी मिसिंग लगता है, द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग। ये तीसरे वाले के संदर्भ में भी देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इज मिसिंग। हम अपने पूरे पाठ्यक्रम में, है ना, 15 साल 20 साल में ये नहीं सहयोग कर पाते बच्चे का कि वो अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान ले। द विलिंगनेस टू प्रोड्यूस बाय वे ऑफ लेबर इज ऑल्सो मिसिंग।
श्रम पूर्वक उत्पादन करने का विलिंगनेस भी नहीं है। अभी हम व्हाइट कॉलर बनना चाहते हैं, हम ऑर्डर देना चाहते हैं दूसरे को, हम खुद करने के मानसिकता में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मानसिकता शिक्षा संस्कार पूर्वक तैयार नहीं की जा रही। द राइट यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो लार्जली मिसिंग। सदुपयोग करने का भी भाव नहीं है बहुत क्लियर। तो क्या कर रहे हैं? द कोर फीलिंग विच इज जनरेटेड is to accumulate more and more, to consume more and more, rather than to produce what is required and utilize it rightly. तो अब आप देख सकते हैं कि हम शिक्षा में क्या कर रहे हैं। सुविधा की आवश्यकता को पहचानने में सहयोग कर पाते हैं, उससे अधिक श्रम पूर्वक उत्पादन करने की मानसिकता विकसित कर पाते हैं, ठीक, और जो है हमारे पास उसका सदुपयोग करने का मानसिकता तय कर पाते हैं। अभी देखिए, इतना सामान हमारे घर में पड़ा है, अगर आप लौट के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई उपयोग ही नहीं किया आपने लाकर, और कई बार उसको फेंकना ही पड़ता है। तो ये मानसिकता भी हमारी विकसित होनी जरूरी है सदुपयोग की। हम ज़्यादातर समय तो ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम करें, यही हमारा विकास का मापदंड है। ऐसा है कि नहीं, आप देख लीजिए। और इसलिए जो प्रॉब्लम्स हमको दिखते हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो समाज में दिख रहे हैं ना, उसको अगर इन एसेंस देखेंगे तो ये इंडिकेशन है लैक ऑफ एफर्ट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो समग्र विकास की ज़रूरत है और उसके लिए जिस तरह की शिक्षा संस्कार की ज़रूरत है, उसके अभाव के कारण प्रॉब्लम दिखते हैं। तो जो आपने रेस किया था ना कि मोबाइल हमको परेशान कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे में योग्यता नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, और उसका सदुपयोग करने की योग्यता हमारे में विकसित नहीं हुई है, इसलिए वो हमको चलाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी सी अराउंड अस आर रियली द सिम्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, विथ ह्यूमन कंडक्ट। इसलिए अब हमको जो करने की जरूरत है, द बेसिक एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस थ्रू ह्यूमन एजुकेशन। और उसी के बारे जो रजनीश जी ने बताया था कि ये सारे एफर्ट्स को देखेंगे तो ह्यूमन एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप करने की बात, एक होलिस्टिक विजन डेवलप करने की बात है। उसके आधार पर हमको ह्यूमन वैल्यूज समझ में आते हैं, स्वीकार होते हैं। उन भावों के साथ, उन मूल्यों के साथ जब हम जीने जाते हैं, तो जिसको एथिक्स कह रहे हैं ना, एथिकल रीजनिंग हमारे में आती है, उसके साथ हम मानवीय आचरण से जी पाते हैं। वैसा जीते हुए हम एक मानवीय समाज को, है ना, का आधार खड़ा कर सकते हैं, एक ऐसे मानवीय समाज को, है ना, कार्य रूप दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली विल रिजल्ट इन टू ह्यूमन ट्रेडिशन इन विच द ह्यूमन गोल इज फुलफिल्ड फॉर ऑल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, सुख समृद्धि पूर्वक जीते हुए दूसरों के सुखी समृद्धि के लिए काम कर सकता है। ऐसा करते हुए अभय को सुनिश्चित कर सकता है और शेष प्रकृति के साथ पूरकता के साथ जी सकता है। तो अब ह्यूमन एजुकेशन संस्कार को देखेंगे तो एक मेजर बात यह है, जिसको होलिस्टिक विजन कहा भी हम लोगों ने, अंडरस्टैंडिंग कहा, समझ कहा। तो ये चार चीज़ों को समझना जरूरी है। हमारा खुद में संगीत पूर्वक जीने का, हार्मनी में जीने का क्या स्वरूप हो सकता है, परिवार में संगीत पूर्वक, है ना, हार्मनी में जीने का क्या स्वरूप हो सकता है, समाज में और फिर पूरी प्रकृति और अस्तित्व में हमारे जीने का क्या स्वरूप हो सकता है, ताकि हम अपने में संगीत में बने रहें, हार्मनी में बने रहें और दूसरों के साथ भी हार्मनी से जी सकें। ये मुख्य समझने का मुद्दा है और ये मेजर कंटेंट है हमारी शिक्षा का। ये मेजर कंटेंट को हम सुनिश्चित करेंगे तो हमारे में मूल्य उसके साथ सहज रूप से दिखाई पड़ेंगे, है ना, जिसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कह रहे हैं। ये सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हमारे को अपने में दिखेंगे इस समझ के आधार पर। इन मूल्यों के साथ फिर हम स्किल्स के भी बात करेंगे। तो स्किल्स जब हम जो बात करेंगे, दे विल बी गाइडेड बाय दिस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, है ना, उसके साथ गाइडेड होंगे। उसके साथ अगर हम जीने जाएंगे तब हम हार्मनी में जी सकते हैं। लिविंग इन हार्मनी एज एन इंडिविजुअल, इन द फैमिली, इन सोसाइटी, इन नेचर, इन एग्जिस्टेंस। और ये स्किल उसके लिए सदुपयोग होगा। तो संबंध पूर्वक जीने के लिए, व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए, है ना, हम सारे स्किल्स का सदुपयोग करेंगे।
तो ये सारे स्किल्स और जो भी हमने उत्पादन किए वो सब हमारे इस मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीने के लिए, एक मानवीय समाज को सुनिश्चित करने के लिए सदुपयोग में आएंगे। और इसका आउटपुट तो जैसा कहा, उभय सुख और उभय समृद्धि सुनिश्चित हो पाएगी, है ना। ऐसा ही हम चाहते हैं। इस तरह का शिक्षा संस्कार हमारे लिए ज़रूरी है। तो सारा प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं देखेंगे तो इसी अर्थ में कर रहे हैं, है ना, जिसके बारे में रजनीश जी ने एक ओवरव्यू दिया था। तो इसके साथ अगर देखेंगे तो अब हमारे शिक्षा संस्कार का स्वरूप ऐसा होगा कि इन सभी जगह व्यवस्था को समझने का काम हो जाए, क्योंकि इतना हमारा जीने का फैलाव है। एक व्यक्ति के रूप में हम जी रहे हैं, परिवार, है ना, के रूप में जी रहे हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में, समाज के एक सदस्य के रूप में जी रहे हैं, और पूरी प्रकृति के एक इकाई के रूप में जी रहे हैं। इन सब जगह व्यवस्था हमको समझ में आ जाए, इसी को शिक्षा का है, एजुकेशन का है। इन सब के साथ व्यवस्था में जीने की योग्यता विकसित हो जाए, उसी को संस्कार का है। तो शिक्षा सही हो, संस्कार सही हो, तो हम इन सब जगह हार्मनी को समझ सकते हैं, मानव के साथ हार्मनी में जीने को सुनिश्चित कर सकते हैं, शेष प्रकृति के साथ जीने को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हुए हम संबंध पूर्वक जीकर खुद सुखी रह सकते हैं, दूसरों को सुखी रख सकते हैं, शेष प्रकृति के साथ सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर, है ना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा करते हुए हम खुद समृद्ध रह सकते हैं और शेष प्रकृति को समृद्ध कर सकते हैं। उसका शोषण करने के बदले हम शेष प्रकृति को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा पुष्ट कर सकते हैं। उसी को दूसरी भाषा में कहा है कि अपने में राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इन दिस सेल्फ, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एट ऑल दिस लेवल्स, लिविंग इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। उसी को न्याय कहा है, तो संबंध में न्यायपूर्वक जी सकें और पूरी प्रकृति के साथ हम व्यवस्था में जी सकें, अपने परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक। ऐसा अगर करेंगे तो हम खुद सुखी रहेंगे, दूसरों को सुखी करेंगे, खुद समृद्ध रहेंगे, दूसरों को समृद्ध करने की सोचेंगे, और ऐसा करते हुए एक अखंड समाज और एक सार्वभौम व्यवस्था, उसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसा ही हम करना चाहते हैं, समाज अखंड हो, है ना, और पूरे प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीना हो, ऐसा हम चाहते हैं। अभी क्या है, समाज खंड खंड है और प्रकृति का हम शोषण कर रहे हैं, शेष प्रकृति का, तो इतने सारे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हमको दिखती हैं। तो ऐसा हम कर पाएंगे अगर हम सही शिक्षा संस्कार को सुनिश्चित करें। और इस दृष्टि से देखेंगे तो सही शिक्षा संस्कार का जो कोर कंटेंट होगा वो इतना होगा, उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो इतना होगा। तो जो बात हम लोगों ने शुरू में कही थी कि हम लोग ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ एजुकेशन की बात इसलिए करना चाहते हैं कि इसके माध्यम से दो चीज़ हमको ध्यान में आ जाए। एक तो पूरी जो यूएचबी की बात हो रही है उसका कोर कंटेंट क्या है, और दूसरा उसका प्रोसेस क्या है। तो कोर कंटेंट देखेंगे तो ये है। तो पूरी चर्चा हम लोग करते हैं यूएचबी के किसी इंट्रोडक्टरी कोर्स से शुरू करें, और टोटल जितने भी कोर्स की बात हुई है माइनर डिग्री के साथ 6 कोर्स की, वो सब का कोर कंटेंट ये है कि स्टेप वाइज हम इसमें को प्लेस कर सकें एज ए प्रपोजल। हम में से हर व्यक्ति उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, उसको समझ सके, अपने अधिकार पर समझकर उसको अपने जीने में प्रयोग व्यवहार कर सके। उसके लिए सारे कोर्स की डिज़ाइन है। बट कोर कंटेंट ये है, इस रूप में देखें या इस रूप में देखें, ये उसका कोर कंटेंट है। तो इसके साथ देखेंगे तो अब ये हमारा कोर कंटेंट है। ऐसा अगर हम व्यक्ति के रूप में जीते हैं ना, और हमारे में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तब हम ऐसी समाज में भागीदारी कर सकते हैं कि समाज में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ये जो समाज में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अगर देखेंगे तो ऐसा दिखता है। तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोगों ने पहले की थी, समाज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देखेंगे तो ये दिखता है। अभी एक इनह्यूमन सोसाइटी में हम जी रहे हैं, एक ह्यूमन सोसाइटी में हम जा सकते हैं अगर हम मानवीय चेतना के साथ जिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जिए। अभी के समाज को देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि हमने ऐसा मान्यता बना लिया है हर बच्चे में कि एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी है ना, तो पैसा ही सब कुछ है, सुविधा ही सब कुछ है, ऐसा लगता है हमको।
और इसलिए हर व्यक्ति में यही लगन दिखती है कि किसी तरह से ज़्यादा सुविधा इकट्ठा करना है। एक दूसरे के साथ संबंध में देखेंगे तो डोमिनेशन की बात, एक्सप्लॉयटेशन की बात, फियर की बात है। तो इसका एक एक्सेप्टेंस समाज में बन रखा है कि भाई डोमिनेशन तो करना ही पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन तो करना ही पड़ता है, उसके बिना ये सुविधा का इकट्ठा करने का काम कैसे हो सकता है। और पूरी प्रकृति के साथ देखेंगे तो हमको लगता है कि प्रकृति के ऊपर हमको मास्टरी करना है, डोमिनेशन करना है ना, उसका एक्सप्लॉयटेशन करना है। ऐसा दृष्टि से हम चल रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे तो हमारा ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन, फॉर प्रॉफिट एंड फॉर सेंसुअल प्लेजर, इसका ऑब्सेशन भी दिखता है कि अधिक से अधिक हम इकट्ठा करना चाहते हैं, अधिक से अधिक हम भोगना चाहते हैं, है ना। ऐसा अभी एक पागलपन में हम हैं। डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को हमने समाज में मान लिया है कि ये तो करना ही पड़ता है और भयपूर्वक लोगों को नियंत्रित करना ही पड़ता है। इसलिए हम बहुत सारा, है ना, आतंकवाद और युद्ध तक पहुंच गए हैं। शेष प्रकृति के साथ देखेंगे तो हमने शेष प्रकृति का इतना शोषण किया है कि अभी रिसोर्स डिप्लेशन और पोल्यूशन की प्रॉब्लम सब दिखती है हमको। दिस इज द डार्क साइड ऑफ व्हाट वी आर, है ना, ठीक है ना, एज ए इनह्यूमन सोसाइटी। जो हम होना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहते हैं। तो अगर मानवीय चेतना के साथ जिएंगे तो ये सब चीज़ों को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। हर व्यक्ति में सही समझ और सही भाव के साथ सुखी होने को सुनिश्चित कर पाएंगे। हर परिवार में आवश्यकता को पहचानने और उससे अधिक उत्पादन करने के आधार पर समृद्धि को सुनिश्चित कर पाएंगे। परस्परता में संबंध पूर्वक जिएंगे दूसरे मानव के साथ तो एक विश्वास को सुनिश्चित कर पाएंगे, अभय को सुनिश्चित कर पाएंगे। और शेष प्रकृति के साथ अगर पूरकता को हम पहचान कर उसको जीने जाएंगे तो हम खुद भी समृद्ध होंगे और शेष प्रकृति को भी समृद्ध करेंगे, है ना। तो शेष प्रकृति के साथ पूरकता को हम देख पाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा समाज के स्तर पर, अगर इंडिविजुअल स्तर पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो। और ध्यान से देखेंगे तो अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मेजर जिम्मेदारी बनती है वो शिक्षा संस्कार की बनती है। और शिक्षा संस्कार के लिए क्या करना है उसके बारे में हम लोगों ने बात को रखा। इतना हो जाएगा तो एक मानवीय परंपरा बन सकती है ना। और उस मानवीय परंपरा का मतलब यह है कि सही शिक्षा संस्कार के साथ हम हर बच्चे में मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित कर पाएंगे। ऐसा करेंगे तो निश्चित आचरण से जिएगा। ऐसा जीते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना पाएंगे, संविधान बना पाएंगे जिसमें सभी मानवीय आचरण के साथ जी रहे हैं, मानवीय चेतना के साथ जी रहे हैं। और ऐसा जिएंगे तो एक मानवीय व्यवस्था बनेगी, एक मानवीय समाज बनेगा। और एक बार ये मानवीय समाज बन गया तो उसमें सही शिक्षा संस्कार सबको उपलब्ध होगा और ऐसा ये जो है साइकिल चल सकता है, ठीक है ना, धर्म चक्र बन सकता है। ये धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसको देखेंगे तो शिक्षा है। तो इसकी पूरी एक परंपरा बन जाए मानवीय आचरण से जीने की, मानवीय संविधान को देख पाने की, मानवीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने की, उस सब का एंट्री पॉइंट शिक्षा है। और इसलिए हम जो लोग शिक्षा के काम के लिए अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इस जिम्मेदारी को हम लोग को पूरा करना है। ये बात हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। हम सब लोग, है ना, इस बात की आवश्यकता को देख सकें और इसके प्रति हमको एक निष्ठा बन जाए, इस आशय से ये सारा प्रस्तुति हम लोगों ने की थी। अब इस पर जो भी प्रश्न है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सब मुख्य बातें जो भी की हैं उसका समअप है एक तरह से। तो कंटेंट के बारे में बात होगी, प्रोसेस के बारे में भी बात कर ही लिया था हम लोगों ने, है ना, कि सारा कुछ संवाद पूर्वक हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं। उसको मैंने एक तरह से लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर दिया है पिछले 1-1.25 घंटे में, ठीक है ना। तो इतनी बात मैं करना चाहता था, आप लोग के ध्यान में लाना चाहता था। इसके साथ कोई प्रश्न है तो अब हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है टाइम है अपने पास जी। शुरू में सबका स्वागत हो गया था। परिचय करवा देता हूँ। अपने बीच श्री राहुल भंडारी जी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का दायित्व है इस समय और पंजाब के सीनियर IAS ऑफिसर आप भी आए।
इसी सब्जेक्टिव तरीके को हमने एक ऑब्जेक्टिव रूप देने की कोशिश की है, जिसका कि हमें आशीर्वाद मिला है AICTE से, और हम चाहेंगे कि आपके साथ जुड़े। धन्यवाद। बहुत जरूरी है वो करना। When we created an objective curriculum, sir, which give you your happiness index down to 2 decimal places. इन सब विषयों को लेकर के इनके मापदंड बना करके और मोबाइल से ही जोड़ करके, जिसमें कि आपको बाहर की दुनिया के से परे हमने जो बैरल ऑफ द टेलीस्कोप है उसको रिवर्स कर दिया है। तो फेसबुक को एक तरीके से हमने रिवर्स कर दिया है। दैट इज व्हाट वी क्रिएटेड। आगे आके आपके पास जी जी आइए ना। नहीं बैठ के बोलूँगा सर। 2-3 इश्यूज आपने बड़े अच्छे रेट किए। मैं फिलहाल 5 कुछ देखता फिजिकल एनिमल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन इंस्टिंक्ट की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारी इतनी पॉपुलेशन है और इतने, छोटा एग्जांपल देता हूँ, जनरल क्लास के डब्बे में यहाँ 80 सीटें जो है 400 लोग जा रहे हैं, जहाँ खाने के लिए 70 लोगों के पास खाना धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे नहीं है। उनके लिए आज भी फिजिकल और एनिमल इंस्टिंक्ट ही जरूरी है। जो रिलेशनशिप और सेल्फ जब बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्ली एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस के बाद ही हम सोच सकते हैं। उससे पहले तो आज भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जो है, तो मैं समझता हूँ वो आज भी बेचारी फिजिकल नीड्स के लिए ही लड़ रही है। उसको तो अभी एक्चुअलाइजेशन का शायद ज़रूरत भी नहीं है और समय भी नहीं है उसके पास, ना रिसोर्स। पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप करेंगे। सेकेंडली आपने जो बोला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचिंग, टीचर्स को करना है। अभी क्या हमारी टीचर्स उस लेवल पे आ चुके हैं। हमारे टीचर्स, मैं तो अभी पहले स्टेट में था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, फिर आया हूँ। ज़्यादातर मेरे पास कभी भी जो रिक्वेस्ट टीचर्स की आती है अपने प्रमोशन, अपना से मैं कहूँगा रोना अपने इशूज पे, कभी कोई एजुकेशन की बात ही नहीं करता है। तो मैं ये शुरू करना चाहता हूँ एजुकेशन के लिए कि मुझे अभी आज तक 1-1.5 साल में पहले हायर एजुकेशन में रहा, अभी टेक्निकल एजुकेशन में आया, किसी ने आज तक नहीं बोला कि मैं ये कोर्स शुरू करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए या किसी लिए। सब अपनी प्रमोशन, मेरा वो नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं आप, CAS कैश नहीं हुआ मेरा, ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ। तो जब हमारे टीचर्स हैं वही अभी स्टेज पे नहीं है, तो इस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल था। तीसरा पॉइंट है जो आप कह रहे हैं सोसाइटी के लिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कौन कोई ऐसे कंट्रीज हैं हमारा देश जिसमें हो सकता है 200 साल पहले जो हमारा गुरु परंपरा थी उसमें ये बेटर था। आज कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे प्रॉब्ली विच हैव रियलाइज्ड द नीड फॉर दैट मनी इज नॉट द ओनली थिंग विच यू वर सेइंग, द फिजिकल पार्ट इज नॉट द ओनली थिंग, विच आर द सोसाइटीज विच हैव अचीव्ड एंड हाउ दे हैव अचीव्ड। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। थैंक यू जी। पहले दो तो देखिए, जो आपने प्रॉब्लम का जिक्र किया वो तो है ही, चारों तरफ वो प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन उसका समाधान है, ये बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, कि आज भी समस्या तो सुविधा के अभाव की नहीं है ना, सदुपयोग के अभाव की है, संबंध के अभाव की है, समझ के अभाव की है। तो ये ठीक हमको करना है। जहाँ तक टीचर्स की बात है, जो अभी उनका ध्यान नहीं गया है ना, तो ऐसा ही है। अभी तो पिछले 40-50 साल से जो भी हमने एजुकेशन दिया, उसमें हमने हर व्यक्ति को वहीं ला दिया है कि वो कुछ बड़ा सोच ही नहीं पा रहा है ना, वो किसी तरह से अपनी सुविधा इकट्ठा करने में लगा है, इसलिए वो आपसे वो शिकायत लेके आते हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये बात शिक्षक को समझ में आती है तो शिक्षक ये बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है कि हमको करना है और हम कर सकते हैं। आज भी वातावरण इतना प्रतिकूल नहीं हो गया है कि शिक्षक, है ना, चाहे तो नहीं कर सकता है। आज भी बच्चे के साथ समय है टीचर के पास, है ना, और उसको ये दिखने लगे कि भाई उसको जो मिल रहा है वो तो उसकी आवश्यकता से अधिक है, तो वो समय देना शुरू करता है बच्चों के साथ। और आज भी कम से कम इस देश में जो स्थिति है, हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 20 साल का जो एक्सपेरिमेंट है उसका, कि एक बार शिक्षक इस काम में लगते हैं तो पर्याप्त उनको बच्चे सम्मान भी करते हैं।
पर्याप्त सम्मान होता है उनका, पर्याप्त स्वीकृति है ना उन कॉलेज में। बल्कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर ये कहते हैं उनको कि भाई हमको तो ये लड़का नमस्ते भी नहीं करता है और तुम्हारे पाँव छूता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं फीडबैक बता रहा हूँ कि जो शिक्षक इस बात को समझ पाते हैं और बच्चों के साथ अपना ध्यान देना शुरू करते हैं, समय लगाना शुरू करते हैं, उनके बच्चे पाँव छूते हैं। जो नहीं कर रहे हैं और जो आपने कहा कि वो अपना तनख्वाह बढ़ाने में लगे हैं, उनको नमस्ते भी नहीं करते हैं। तो इतना कठिन अभी भी नहीं है, करना तो मेहनत पड़ेगा ही, है ना। ये सभी शिक्षकों के साथ करना पड़ेगा इस काम को। और शिक्षक आज के दिन बहुत निगलेक्टेड महसूस कर रहा है ना, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे ही कमाना है। नहीं तो शिक्षक का सम्मान जितना गिरा है आज के दिन, है ना, वो बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इसको करके शिक्षक का सम्मान लौट सकता है, इस देश में तो लौट सकता है। हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, जितने यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई और जितने कॉलेजेस में ये काम हो रहा है, उसमें शिक्षक का सम्मान लौटा है विथ ऑल एवरीथिंग गिवन अदरवाइज, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा, स्पेसिफिक समाज की अगर बात करेंगे तो जैसे अभी हम लोग भूटान में भी इस काम को कर रहे हैं ना, तो भूटान जैसे समाज को अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ उनको क्लियर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट संबंध को एक रिलेटिवली ज़्यादा महत्व, है ना, उन्होंने दिया है। तो वहाँ का समाज को देखेंगे तो बहुत कम रिसोर्स होने के बावजूद, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, है ना। मतलब अभी उनकी हालत तो ऐसा है कि बहुत मिनिमल रिसोर्स है, सो मच सो कि उनका जो ये बजट बनता है ना, फॉर्मल बजट सरकार का, उसका 90% तो भारत से जाता है। बट स्टिल आप वहाँ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे तो आपको समझ में आता है कि देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर देन अस। क्यों? क्योंकि एक संबंध का जो वो है एक्सेप्टेंस, और कुछ जगह पर देखेंगे तो समझ वाली जगह पर भी, है ना, जो भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उनका, है ना, उसके साथ दे आर एबल टू लिव मोर मीनिंगफुली और पीसफुली देन वी आर। तो ऐसे बहुत सारे देशों को हम देखेंगे तो ये सब बातें ध्यान में आएंगे। बट एक अपने पास नेबरिंग कंट्री है जिसमें ये देख सकते हैं। जी जी, है ना। संतुष्ट किस लिए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समझ का मामला ठीक है, कहीं ना कहीं उनका संबंध का भाव वाला पक्ष ठीक है, इसलिए कंटेंट हैं। सुविधा के दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग की तुलना में तो कुछ भी नहीं है सुविधा उनके पास। जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, मेरी समझ से ऐसा रहा है कि एज ए सोसाइटी जो हमारा कलेक्टिव कंसाइंस है वही गलत है। जो उन्होंने हमारे साथी ने भी जो जिक्र किया, और जैसा आपने तो बताया कि शिक्षक का सम्मान घटा है, मेरा मानना है कि शिक्षक का ही नहीं, हर एक प्रोफेशनल का सम्मान घटा है। और इसके पीछे शायद ये है कि हमारा सम्मान अभी भी बहुत शिक्षक है जिनको स्वतः सम्मान मिल रहा है। तो परहैप्स एज ए शिक्षक या एज ए प्रोफेशनल हम अधिकांशतः हमने फेल किया है अपने मतलब आचरण में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्यूटीज़ में। और ये बड़ा ही एक बड़ा मतलब विशेष साइकिल है। एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे समाज में जो परंपराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वही शायद गलत ढंग से निर्धारित हुई हैं, जिससे कि आज के दिन में शिक्षक बनना शायद फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है इन जनरल। तो यहाँ भी समाज दोषी है। तो ये एक बहुत ही विशेष सर्किल है। और जो हमारे साथी ने कहा कि कोई सोसाइटी या वैसा कंट्री बताइए, तो ये भी त्रासदी है कि जब हम उस मटेरियल वेल्थ और वेल्थ को जब प्राप्त करते हैं हैप्पीनेस के खोज में, तब पता चलता है कि यहाँ हैप्पीनेस नहीं है। तब तक लेकिन हम उस कुचक्र में फंसे होते हैं। तो ये बड़ा जी। Can I add to this? I was part of the leadership team at Microsoft India, sir. And I think I was rated as one of the top 200, 300 executives in the country. I've seen that kind of world. लेकिन इसमें जब मैं उतरा तो मुझे ये जान करके न सिर्फ खुशी बल्कि अचंभा हुआ कि जो AICTE ने इस दिशा में जो कदम उठाया,
It was laudable. Can I tell you, मुझे प्रोफेसर सहस्रबुद्धि ने खुद कहा कि तुम एक हफ्ते के लिए ये कोर्स अटेंड करो जो प्रोफेसर अरोड़ा चला रहे हैं। तो मैं पहले 3 दिन अटेंड किया और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि एक हज़ार लोग उसमें पूरा दिन अपना टाइम लगाते थे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इट हैज़ टू बी टॉप डाउन। अगर टॉप डाउन आएंगी ये चीज़ें तब तो ये होंगी, नहीं तो हम उन्हीं चक्रव्यूहों के अंदर फंसे रह जाएंगे जो कि हमारे पास अपनी प्रमोशन या इन सब चीज़ों का विषय लेकर के आते हैं। तो आई थिंक इट्स अ laudable initiative. What can I tell you, sir? It's amazing and it's beautiful. Yeah, thank you. तो देखिए, जो समस्या है वो तो ठीक ही बात है, बहुत सारी समस्याओं को हम देख सकते हैं, लेकिन उसका उपाय भी है, अब ऐसा दिख रहा है ना। और AICTE ने जो एफर्ट किया उससे ये समझ में आ रहा है कि इट इज़ डूएबल, है ना, इवन एट द नेशनल स्केल, है ना। तो जितना एफर्ट किया गया है उसकी तुलना में आउटकम देखेंगे तो बहुत ही सबसे प्रमुख है कि आप जो कह रहे थे कि जिनको सुविधाएं नहीं है उनमें ज़्यादा समझ है, और जिन्होंने शिक्षा वगैरह पाकर और सुविधा जोड़ने के काम में बैठे हुए हैं उनको समझ कम है, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। I received an award, sir, on behalf of AICTE last week in the British Parliament. I'd like to inform the gathering here. On behalf of AICTE, I received it only because of happiness. Sir, I have a doubt. Like in the initial slides, आपने दिखाया कि 12% पहले literacy rate था, and now it is 72%. And जो भी हमारी ये प्रेजेंटेशन हुई उससे ये पता लगता है कि एक्यूमुलेशन और इंक्लिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स फिजिकल फैसिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। बट सर माय क्वेश्चन इज लाइक, जब लिटरेसी रेट कम था, इफ़ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री बिफोर इंपीरियलिज्म आल्सो, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ वॉर्स वर मोर कॉमन। जब लिटरेसी रेट कम था तो बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट World War I, World War II was in 1940s and 1920s. In fact, this period where the literacy rate has increased, ये जो यूक्रेन वॉर हुआ, ये पीरियड सबसे बड़ा लीन पीरियड था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ कोई भी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हुई। एंड दूसरी बात सर, इफ देयर इज अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फिजिकल फैसिलिटी, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट टुवर्ड्स द यंग जनरेशन, because sir, you see that today we are talking about driverless cars. Today our death rate is very minimum. In fact मुझे तो लगता है कि शिक्षा ने बहुत डेवलपमेंट की है, एंड मुझे नहीं लगता अगर इन द राइट स्पिरिट यंगस्टर्स हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फिजिकल फैसिलिटी, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। You're right actually, but you know. मैं इसको पूरा कर देता हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, है ना। 2-3 मिनट समय बचे हैं अपने पास, तो उसको मैं करके क्लोज कर देता हूँ टाइम से। देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इलिटरेसी से आदमी ठीक हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा दी जानी चाहिए और सही शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, और ये उसका सही शिक्षा का स्वरूप है। एक बात ये कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि सुविधा कम होने से समझदारी हो जाती है, ये भी नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि समझदारी और संबंध के साथ सुविधा का सदुपयोग हो सकता है, इतनी बात कह रहे हैं। इसमें क्या है? ठीक है जी, तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से इतनी बात रखना चाह रहा था, है ना। अब हम लोग, अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट बचा अपने पास। हाँ सर, जब कोई एयरपोर्ट से जब फ्लाइट उठती है और जो पायलट होता है सर, पायलट को मान लिया फ्लाइट बॉम्बे की फ्लाइट है, दिल्ली से जा रही है सर, सारा जो सिस्टम है वो पायलट के पीछे होता है बैक में, और सारा क्लियर होता चला जाता है पूरा सिस्टम। लेकिन जब टीचर की बात आती है तो टीचर एक पायलट है, लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो उसके ऊपर है सर, बैक में नहीं है, वो पुश नहीं कर रहा है। अभी ऐसा हम मानते हैं, अभी हम ऐसा मानते हैं। शिक्षक को अगर समझ में आ जाए उसकी जिम्मेदारी, तो बहुत कुछ अभी भी उसके साथ है और वो कर सकता है। मैंने जो एक्सपीरियंस बताया वो तो यही है कि जो टीचर्स को ध्यान में आ गया, उन्होंने प्रयोग करके देखा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना, इसी सिस्टम के साथ। बढ़िया, नमस्ते, हम लोग यहाँ रुकते हैं, धन्यवाद।